नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का संडे इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है और आपके फेवरेट डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम शुरू हो चुका है। फिर आज का जो हमारा सितारा है ना, उसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। नन अदर देन सुपर टैलेंटेड एक्टर चिराग पाटिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके साथ बातें होने वाली है मूवी 83 के सक्सेस के बारे में। जी हाँ, इस मूवी में उन्होंने हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नन अदर देन वेटरन क्रिकेटर संदीप पाटिल का किरदार जो है वो निभाया है और रियल लाइफ में वे उनके फादर भी है। चिराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 कोलकाता शहर में। नमस्कार नमस्कार सबको। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपके साथ बातें हो रही है। जैसे कि ऑफ एयर मैंने कहा था, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चिराग का इंटरव्यू कब होगा रविवार की शाम सितारों के नाम में, इसीलिए आज आपके साथ हमारी बातें हो रही। चिराग, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले ग्रैंड सक्सेस के बारे में, बधाई देना चाहूंगा पूरी टीम को। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मूवी 83 का नजर आया। लास्ट मंथ रिलीज हुई मूवी और लोगों को थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे सर? बस बहुत ही खुशनसीब हूँ। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है, तो बहुत ही ओवरवेल्म भी हूँ कि ये फिल्म में काम करने का मौका मिला इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। और सबसे बड़ी बात, मतलब पिताजी का रोल करना एक फिल्म में, ये मेरे ख्याल से बहुत कम एक्टर्स कर पाए हैं और कम लोगों को ये चांस मिलता है। हम बचपन से हमारे पिताजी हमारे लिए एक आइडल होते हैं। हम बचपन से ऐसे सोचते हैं कि उनके जैसे बनना है कभी भी जिंदगी में। तो वो करने का मौका मिला तो मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, और हम सबको आपको स्क्रीन पर देखकर काफी अच्छा लगा। तो मुझे बताना चाहेंगे पहला रिएक्शन क्या था जब खबर मिली कि आपको प्ले करना है अपने फादर का रोल, वेटरन क्रिकेटर संदीप पाटिल का रोल प्ले करना है। पहला रिएक्शन आपका क्या था? अब पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल आता नहीं था। मैं जब बचपन में, क्योंकि पिताजी क्रिकेटर है, मेरे दादाजी भी क्रिकेटर रह चुके हैं, तो मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए, ऐसा सबकी सोच थी। तो मैंने कोशिश तो की, लेकिन मेरे पिताजी ने जब मुझे पहली बार खेलते हुए देखा, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तू क्रिकेट जिंदगी में ट्राई मत कर, तेरे में टैलेंट है नहीं, तो कुछ और कर ले, उससे ना हो पाएगा। जी जी बिल्कुल। तो जब इस फिल्म के बारे में जब न्यूज आने लगी कि ऐसी फिल्म बन रही है, तो मुझे तो लगा कि चांस ही नहीं है, मुझे कौन लेगा, मुझे तो क्रिकेट ही खेलने नहीं आता। लेकिन मेरी माँ की बड़ी तमन्ना थी कि मैं इस फिल्म में अगर कोई मेरे पिताजी का रोल प्ले कर सकता है तो वो मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा उनको लगता था। और धीरे धीरे जैसे मैंने ऑडिशन दिया, और मुझे ऑडिशन में भी, आपको बहुत फनी इंसिडेंट है कि ऑडिशन में नॉर्मली क्या होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है और आपको एक्टिंग करनी होती है। ये ऑडिशन बिल्कुल अलग था। मुझे बैट दी गई और कहा कि बैटिंग करके दिखाओ। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले 4 बॉल में आउट हो चुका। तो मुझे लगा कि यार अब तो गई। तो मैं जब घर आया तो पिताजी ने पूछा कि यार कैसा रहा ऑडिशन। तो मैं बोला यार लगता है गई फिल्म हाथ से, मुझे लगता नहीं है ये लोग मुझे लेने वाले, क्योंकि क्रिकेट खेलना ही आता नहीं है। फिर 2 महीने बाद कबीर सर ने एक दिन फ़ोन करके मुझे बुलाया उनके ऑफिस कि चिराग तू आ जा, बात करनी है। तो मैं बोला कि पता नहीं शायद क्या, फिर भी मुझे ये नहीं था कि ये फिल्म के लिए बुला रहे। तो मैं चला गया। तो उन्होंने क्या किया था कि उनके लैपटॉप पे मेरे पिताजी के शॉर्ट्स के क्लिपिंग्स और मेरा जो वो ऑडिशन था उसके क्लिपिंग्स कंपाइल करके बाजू बाजू में ऐसे जोड़ के मुझे दिखाए। जब मैंने वो देखे तो मैं खुद हैरान हो गया कि वो एक्चुअली जो स्टांस था, या जो खेलने का, शॉट खेलने का एक स्टाइल होती है, वो 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से पिताजी से मिल रही। चिराग, मैं भी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं उसके बारे में। मैं तो यहाँ देख पा रहा हूँ हूबहू सेम होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, हाँ बोलिए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इसके पीछे मेहनत बहुत लगी है, बहुत 1 साल भर की मेहनत लगी है। क्योंकि जब आप एक स्पोर्ट्समैन का रोल प्ले कर रहे हैं, क्या होता है कि जब स्पोर्ट्समैन का कैसे होता है कि बचपन से वो स्पोर्ट्स खेलते, तो उनके बॉडी डायनामिक्स जो होती है या मसल मेमोरी जो होती है वो उसी तरह डेवलप होती है।
लेकिन जब 30 साल की उम्र के आदमी को आप बोलते हो कि एक लेजेंड का रोल प्ले करना है, आपको एक स्पोर्ट्स लेजेंड का रोल प्ले करना है, तो आपकी बॉडी जो है वो उसका एक ढांचा सेट हुआ रहता है जब आप 30 साल के हो जाते हो। तो उसको फिर वापस मोल्ड करना एक क्रिकेटर की तरह, और वो भी संदीप पाटिल जैसे हार्ड हिटर, और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता था। तो मैं दिन में 5 घंटा सुबह शाम क्रिकेट खेलता था। पिताजी का एक एक शॉट एक एक हफ्ता प्रैक्टिस करता था। मतलब अगर बैकफ्लिप, वो सही बैकफ्लिप आने के लिए मैंने एक हफ्ता उनकी क्लिप में सिर्फ बैकफ्लिप ऐसी प्रैक्टिस की है। तो ये 1 साल चला। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके मुझे अभी ऐसा लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि अच्छा काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि जो मेहनत की है या जो इंजरीज आज भी मेरे साथ मुझे है, इट वाज ऑल वर्थ इट। बिल्कुल, और आपकी मेहनत जो है वो सही में रंग लाई है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने खुद इस मूवी को 4 बार देखी है और मुझे काफ़ी पसंद आई है, और हर बार मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं रिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि 1983 में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन बस 1 महीना पहले ही मेरा जन्म हुआ था, तो मैंने एंजॉय नहीं कर पाया, मैं लाइव नहीं देख पाया। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जी हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, आपने अभी-अभी कहा कि पहले जब आपने ऑडिशन दी तो 4 बार बोल्ड हो गए, लेकिन सर मुझे खबर मिली है शूटिंग के दौरान आपने तो बैट तोड़ दी थी। 2 बार तोड़ी इनफैक्ट। जी, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, और मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें सर, और आप बताएँ आपने एक बैट तोड़ दिया था, अपने पिताजी की बैट आपने तोड़ दी थी। अरे ये आपका रिसर्च बहुत बढ़िया है यार। थैंक यू सर, मेरा तो काम है। थैंक यू। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मैं बहुत ये वीडियो देख के इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जो हमने वहाँ पे वक्त बिताया है 4 महीना लंदन में, ये हर एक हमारे पूरे टीम के लिए वो 4 महीने बहुत कीमती है जिंदगी भर के लिए। ये बैट जो था वो सभी के दिल को छू गया, और मैंने देखा कि इस बैट को, कुछ बताना चाहेंगे बैट कैसे टूटा, क्या किया था आपने? एक्चुअली पिताजी का एक वो स्क्वायर कट वाला शॉट था, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आप मुझे पता नहीं इस वीडियो में वो दिख रहा है कि नहीं, या ड्राइव, आई थिंक स्ट्रेट ड्राइव प्रैक्टिस कर रहा था। तो हमारे जो कोच थे बलविंदर सिंह संधू, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि यार पाटला और पावर से मारता था, थोड़ा पावर कम है तेरा, और आने दे और आने दे। तो वो और आने दे में एक बॉल में इतना लगाया कि बैट ही टूट गया। तो फिर मुझे बोलने लगे यार इतना भी मत लगा। तो ठीक है। बिल्कुल, ये तो बैट टूटी है वहाँ पे। बिल्कुल, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट है, और मैं देख पा रहा हूँ आप सब ने जितनी मेहनत की है इस वीडियो में वो नज़र आ रही है, आप सबकी मेहनत जो है वो नज़र आ रही है। तो अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, चिराग कुछ कहना चाहेंगे? 2 साल इतनी मेहनत, उसके बाद मूवी रिलीज़ हुई, लोगों को पसंद आ रही है, 83 ओवरऑल आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो ये मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, और एज एन एक्टर भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि जब हम लोग ने फिल्म साइन सभी कर रहे थे, जब एक एक एक्टर्स फाइनलाइज हो रहे थे, तो सभी के मन में एक चिंता थी कि रणवीर सिंह है, पंकज त्रिपाठी है, दीपिका पादुकोण है, तो हमारे हिस्से में कितना आएगा। ये एक क्वेश्चन मार्क हर एक एक्टर के लिए होता है, क्योंकि एक एक्टर सेल्फिश होता है थोड़ा सा, हमेशा खुद के बारे में सोचता है। लेकिन मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ कबीर खान सर को, कि उन्होंने जिस तरह से दिखाया है सभी प्लेयर्स के और सभी एक्टर्स के, हर एक एक्टर का एक मोमेंट है फिल्म में, चाहे वो सुनील वॉल्सन हो, चाहे वो दिलीप वेंसरकर हो, सबके मोमेंट्स है, और सबके मोमेंट्स उतने ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है कि रणवीर जैसा बड़ा स्टार, आप अगर देखोगे फिल्म में कितने सीन्स में पीछे खड़ा है और सीन किसी का और चल रहा है। और रणवीर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात में है कि उसके जितना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा इंडिया का सुपरस्टार भी आज इतने ह्यूमिलिटी से काम कर रहा है, इतना उसका सर आज भी इतना ग्राउंडेड है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिल्म के लिए सोचता है कि फिल्म अच्छी दिखनी चाहिए। वो एक ऐसा एक्टर है कि उसको खुद की पड़ी नहीं है, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा आना चाहिए। वो हमारा भी कैप्टन बन गया था, मतलब रियल लाइफ में तो कपिल देव का किरदार निभा रहा ही था, लेकिन हमारा ही एक्चुअल रियल लाइफ में भी हमारा कैप्टन बन गया था, क्योंकि उससे सीखने को हमें इतना कुछ मिल रहा था। तो ये सब वो टीम वर्क जो है
जी। उसकी वजह से ही ये फिल्म इतनी अच्छी आ गई है, उसके रिव्यूज इतने अच्छे आ गए हैं, और ये टीम वर्क ही दिख रही है पूरी फिल्म में। और जो हमारा बॉन्डिंग हुआ था एक पूरी टीम का, आज भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जी। जिसका नाम मैंने ही वो ग्रुप बनाया है जब हम पहली बार मिले थे, और वो ग्रुप का नाम भी मैंने ही रखा था, नाइट कैप्टन। क्या बात। तो हम जब भी मिलते हैं, या कोई प्लान्स होते हैं, या किसी का पिक्चर आ जाता है, या किसी को विश करना हो बर्थडे पे, तो वही ग्रुप पे हम सब मैसेजेस करते रहते हैं। तो हमारी जो बॉन्डिंग हो गई है कि आज वो जो रियल 83 टीम है, बिल्कुल उसी तरह ये रियल 83 टीम भी वैसी ही एक टीम बन गई। बिल्कुल, और बिल्कुल जब हम आपको देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि आप ही हैं संदीप पाटिल और आप ही नज़र आ रहे हैं। अगर हम रणवीर की बातें करें तो ऐसे ही लग रहा था कि कपिल देव जो हैं वो रणवीर ही नज़र आ रहे हैं। तो जब आप रियल और रील की बातें कर रहे हैं तो मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जब आपने ये जर्सी पहनी, जब आपने ये ब्लेज़र पहना, तब आपकी पहला रिएक्शन क्या था सर? आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो फोटोशूट हुई थी, हमारी लंदन शूटिंग जाने से पहले हुई थी। और जब मैंने ये ब्लेजर पहना, और कबीर सर ने कहा कि ये पिताजी की तरह एक कोई उनका एक्सप्रेशन या एक उनकी कोई स्टाइल है जो आप करके दिखा सकते हो, तो ये मैंने एक पोज दी थी। और मेरे पास पिताजी की एक बहुत पुरानी तस्वीर है, मैं अभी अभी नहीं है मेरे पास, आई थिंक उनके फोन में है। बिल्कुल हुबहू उनकी तरह एक्सप्रेशन मेरा आया है। और जब मैंने ये देखा, और एक तो पहली सबसे बड़ी बात, मतलब इंडिया का जो जैकेट ब्लेजर पहना है जिसपे इंडिया का स्टैम्प है, उसमें ही इतनी बड़ी, मैं बोल रहा हूँ उसमें एक अलग तरह की एनर्जी है, एक अलग तरह की, उसका कुछ चार्म ही अलग है। तो वो जब आप जैकेट पहनते हो तो ऐसे लगता है कि अरे यार, कि मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब डू आई डिजर्व दिस, ऐसे ऐसे लगता है। बट इट वाज अमेजिंग यार, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, हम सोच भी नहीं कभी सकते थे कि लॉर्ड्स जैसे क्रिकेट का मेक्का माना जाता है, और जो भी आज क्रिकेटर बनना चाहता है उसको लॉर्ड्स पे, उसका एक सपना रहता है कि लॉर्ड्स पे जाके मैं खेलूं। और हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि जब हम वो फाइनल शॉट शूट कर रहे थे जहां कपिल देव वर्ल्ड कप उठाते हैं हाथ में, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने फिल्म में जो वर्ल्ड कप यूज किया है वो ओरिजिनल वर्ल्ड कप है जो इन लोगों ने जीता था, और एक्चुअली कपिल देव ने हाथ में लिया था वही वर्ल्ड कप। हम लोग ने, हमें परमिशन मिली लंदन म्यूजियम से वो वर्ल्ड कप को इस्तेमाल करने की। तो वो वर्ल्ड कप जब सेट पे आया था तो हर एक के मन में यही था कि यार उसको एक बार छूना है। आपने भी छुआ था? और ऑफ कोर्स वो मोमेंट मैंने, इनफैक्ट मैंने उसको छुआ था, और मैंने इमीडिएटली डैड को, ये देखो ये सर मैं पूरी हिम्मत करके बैठा हूँ सर। कमाल है यार। सॉरी इंटरप्ट किया, वेरी सॉरी। बहुत अच्छा लगा, बताइए, गूज़बम्प आ रहे हैं मुझे भी, प्लीज बताइए। नहीं, और ये जो आपने ये फोटो जो खींची है, इसके पहले ही जस्ट हमारा वो फाइनल शॉट हुआ था बैल्कनी का, जो आइकॉनिक शॉट है कि जब कपिल देव वर्ल्ड कप उठा रहे हैं, जो ओरिजिनल फुटेज भी है, और हम लोग ने भी उसको कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश की है। तो हमारे सब, और ये फिल्म का भी आखिरी शॉट था, मतलब ये इसके बाद हम, तो वो लंदन शेड्यूल खत्म हो गया था, तो कहीं ना कहीं शूटिंग खत्म हो रहा था, तो सबके मन में वो भी एक चीज थी, क्योंकि 4 महीने हम लोग साथ में थे, और 4 महीने के पहले 8 महीने हम लोग साथ में रोज प्रैक्टिस करते। तो एक बुरा भी लग रहा था कि यार ये जर्नी खत्म होने आ रही है, और ये वर्ल्ड कप हाथ में सबने लिए हुए हैं। मुझे आज भी याद है, हम सब ने वो शॉट के बाद हडल किया, और रणवीर सिंह ने इतना अच्छा स्पीच, सब हम लोग रो रहे थे लिटरली, क्योंकि हम लोग ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि लॉर्ड्स में हम खड़े कभी रहेंगे, या लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में हम ऐसे घूम रहे थे जैसे कि हमारा घर है, क्योंकि हम वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो सब परमिशंस थी हमारे पास, तो कहीं पे भी हम जाके फोटो ले रहे थे, जाके बैठ रहे थे, लॉर्ड्स का म्यूजियम हम लोग ने देखा। तो हमारे लिए बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको, पर आप समझ सकते हो। बिल्कुल। आप अगर कोई भी एक क्रिकेट का फैन अगर है, या जिसको एक फॉलो करता है क्रिकेट, आप समझ सकते हो कि हमारे इमोशंस क्या थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही जो इमोशंस है वो नजर आ रहे हैं, और ये जिंदगी भर सबको याद रहेगा। आप सबको तो याद रहेगा ही, और जो फैंस हैं क्रिकेट के उनको भी ये 83 मूवी जो है हमेशा याद रहेगी। चलिए चिराग, थोड़ा सा हम अब पास्ट में जाते हैं, आपके बचपन की भी थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूंगा। बचपन में चिराग कैसे थे, हम सब जानना चाहेंगे।
हाँ, बहुत शरारती था, बहुत ज्यादा। सबको सबसे ज्यादा मार मुझे पड़ी है जिंदगी में। मेरा एक छोटा भाई भी है, प्रतीक। और मेरे जो सारे कजिन्स हैं, कजिन बहनें हैं, दो कजिन्स हैं, तो उनमें से सबसे पढ़ाई में डफर था मैं। बाकी सब 70% डिस्टिंक्शन। आप पहले भी क्यूट थे, अभी भी क्यूट हो। अरे ये केन्या की फोटो है। अरे वाह, अफ्रीका, वहाँ की फोटो है। तो मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, और कमजोर शायद इसलिए था क्योंकि बहुत पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मुझे ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने मेरे पेरेंट्स को भी तभी बोला था कि यार मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज फोर्स मत करो। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे पहले दिन से। उन्होंने कभी मुझ पे ऐसा ये नहीं डाला कि यही करना चाहिए, जो मन में आए करो। लेकिन एक चीज उन्होंने कही थी कि जो भी करोगे लगन से करो, मेहनत से करो, और जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते छोड़ो मत उसे। तो ये बात हमेशा मैं अपने मन में रखता हूँ, और आई होप कि इसके बाद और भी अच्छा काम मिलेगा और मैं सबको एंटरटेन कर सकूँ। बिल्कुल आप कर पाओगे। जिस तरह से चिराग आपको आपको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे रोल में हम सब आपको देखना चाहेंगे। वैसे चिराग, आपने आप क्रिकेट से परिवार जो है वो जुड़ा हुआ था। आपने होटल मैनेजमेंट की है, एक्टिंग आप करना चाहते थे, कितना टफ था? क्योंकि एक्टिंग अलग चीज है, क्रिकेट अलग चीज है, आपने होटल मैनेजमेंट कर ली थी। तो होटल मैनेजमेंट की भी बातें करेंगे, आपके दी फार्म हाउस की भी बातें करेंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे सर, पूरी तैयारी करके बैठा हूँ सर। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा कैसे एक्टिंग कैसे शुरुआत हुई आपकी? एक्चुअली एक्टिंग, जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग ही करना था बचपन से, लेकिन मम्मी की एक तमन्ना थी कि ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री से है नहीं। हमें पता नहीं है कैसी वर्किंग्स क्या होती है, कैसे काम मिलता है, किसी को पता नहीं था। ठीक है, डैडी के बहुत सारे दोस्त थे फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन उन्होंने मेरे को पहले दिन पे जब मैंने उनसे कहा था 10th स्टैंडर्ड के बाद कि अभी मुझे एक्टिंग परस्यू करनी है, तभी उन्होंने कहा था मुझे कि मैं एक भी आदमी को फ़ोन नहीं करने वाला हूँ या सिफारिश कभी करूँगा नहीं। जो करना है तुझे खुद के दम पे करना होगा, फिर सक्सेस भी तेरा और फेलियर भी तेरा। तो वो क्लैरिटी मुझे पहले दिन से थी, इसलिए स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा। और कई बार ऐसा हुआ भी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी फिल्म मेरे हाथ, मुझे साइन किया था उसके लिए, लेकिन किसी एक्टर का बेटा था, तो मेरे से वो उसको मिल गई, और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट भी हुई इसके बाद। लेकिन खैर ये सब चीजें होती रहती है, होते रहते हैं सर, होते रहते हैं। और इन सब चीजों में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मेहनत तो, और कितनी ऑडिशंस दी, 200 से ऊपर ऑडिशंस दी, पता नहीं कितने लोगों से मिला हूँ आज तक, कितनी फिल्में की जो चली नहीं, कितनी फिल्में की जो रिलीज ही नहीं हुई, कितनी फिल्में की जो शुरू होते ही आधे में बंद पड़ गई। और उसमें से कुछ फिल्में अच्छी भी थी, सीरियल्स भी किए, वो भी हिट हुए। तो हर चीज का एक्सपीरियंस मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मिला है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एक्टर के लिए लाइफ का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में सारे इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप पर्दे पे कैसे दिखाओगे? मुझे अगर आपको कन्विंस करना है कि मैं आज दुखी हूँ, तो अगर मैंने वो एक्सपीरियंस ही कभी किया नहीं हो कि दुख क्या होता है या भूख क्या होती है, ठंड क्या होती है, मैं कैसे आपको बताऊंगा? मैं एक्टिंग कैसे करूंगा? तो ये मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लाइफ में एक्सपीरियंस ये सब चीज़ों का मिला। और होटल मैनेजमेंट में जब कर रहा था, तब मैंने मेरी पहली सीरियल साइन की थी, करम अपना अपना, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैं सेट पे पढ़ाई करता था। एग्जाम्स जब होती थी, मैं सेट पे पढ़ाई करता था, सेट से जाके एग्जाम देता था और वापस शूटिंग पे आ जाता था। तो वो सब किया है मैंने, मेहनत काफ़ी की है। और ऐसा मैं मानता हूँ, और ये मैं हर कोई जो नया एक्टर बनना चाह रहा है या कोई भी लाइफ में आप कुछ भी करना चाह रहे हो, उनको मैं ये हमेशा बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो आपको कल उसका रिजल्ट मिलेगा। मुझे 12 साल लग गए 83 जैसी फिल्म मिलने के लिए, और उस 12 सालों में मैंने क्या-क्या मेहनत की है, किस चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ, ये मुझे ही पता है। और बहुत ज़रूरी भी है ये सब चीज़ें
एक्सपीरियंस करनी। तो आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों में पेशेंस बहुत कम है। जी। सबको एक ही दिन में पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, बहुत सारी फिल्में भी चाहिए, शादी भी करनी है, गर्लफ्रेंड्स भी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होता है लाइफ में, बहुत एक जर्नी होती है। और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि लाइफ में आप सक्सेसफुल बनो या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ की जर्नी अच्छी होनी चाहिए, लाइफ की स्टोरी अच्छी होनी चाहिए बहुत कि आपने सब किया लाइफ। बिल्कुल सही बात आपने किया। चिराग, काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करके। बहुत ही डाउन टू अर्थ आप हैं और मैं चाहूंगा ऐसे ही आप डाउन टू अर्थ रहें और भी अच्छी अच्छी मूवीज में काम करें, हम सबका दिल जीते। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, जो पिताजी की बातें हो रही है, संदीप सर की बातें हो रही है, तो इस मूवी को करने के दौरान आपने उनके बारे में क्या क्या चीजें जानी? क्योंकि आप उनके साथ रहे, आप रह रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब इस मूवी को आपने किया, आपने उनके अंदर आपने जाकर देखा, इस मूवी को किया है, तो क्या क्या नई चीजें उनके बारे में आपने जानी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पिताजी ही एक संदीप पाटिल, आज मैं बोलता हूँ एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, पूरे देश में उनको पहचानते हैं। मतलब आज भी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, ऐसा कभी मैंने पल नहीं देखा है कि उनको लोगों ने पहचाना नहीं हो या उनके साथ सेल्फी नहीं खींची है। तो लेकिन जब आपके पिताजी है वो, तो आप उनको एक लेजेंड की तरह नहीं देखते। आप उनकी तरफ जब देखते हो तो एक पिताजी के रूप में देखते हो, या उनके जो दोस्त थे जो हमारे घर आते थे, हम उनके घर पे आते थे, जो कपिल अंकल है। मेरे लिए तो कपिल अंकल, सुनील अंकल, मोहिंदर, मतलब हमारे लिए फैमिली जैसा है। तो वो सीरियसनेस नहीं था कभी कि इन्होंने क्या किया है, इनका अचीवमेंट्स क्या है। लोग तो आते थे, बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि अरे संदीप पाटिल की वो इनिंग्स, वो 6 4 मारे थे या 175 किया था। तो उसका सीरियसनेस अभी जाके पता चला, जब मैंने ये फिल्म जब मैं कर रहा था। तो जब छोटी छोटी बातें, कबीर सर, हम लोग ने जब रिसर्च कर रहे थे कि कैसे मेरे पिताजी को रिप फ्रैक्चर था और पूरे वर्ल्ड कप उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था, रिप फ्रैक्चर के साथ पूरे वर्ल्ड कप खेले। तो उस जमाने में ना फिजियो होते थे, ना कोच होते थे, और आप ही आप अपने आप के कोच और फिजियो होते थे तभी। तो आजकल अगर किसी को रिप फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो प्लेयर 6 महीना रिहैब में चला जाएगा। जी, 10 लोग उसके आगे पीछे रहेंगे। तो इन्होंने मतलब मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो ये सब चीजें जब मुझे पता चल गई, तब मुझे ऐसा था कि यार नहीं यार, इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। और 1983 वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। हमेशा रहेगा। हमारा जैसे हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी, वो एक मोमेंट है। और उसी के हिसाब से जब और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन 1983 वर्ल्ड कप भी एक इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि जब हम लोग ने वर्ल्ड कप जीता, पूरे देश में एक हमारी इज्जत, जो डायलॉग फिल्म में भी है कि आज़ादी तो हम लोग ने जीत ली, इज्जत मिलना बाकी है। तो वो एक हर एक इंडियन को लगा कि यार नहीं यार, हम कुछ कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जब हमने वर्ल्ड कप जीता, तो हर एक इंडियन में वो एक पेट्रियोटिज्म जगी। तो जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने भी उस टीम का हिस्सा थे और इन्होंने ये सब किया, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी बात है। और इतने साल मेरे को ये सीरियसनेस नहीं थी। तो ये फिल्म ने मुझे ये सिखाया है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा था, और ये सब चीजें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली। बिल्कुल आपने सही बात की है। इंडिया उस समय अंडरडॉग थी, जो भी लोग देख रहे थे वो समझ रहे थे इंडिया उतना अच्छा नहीं खेल पाएगी, लेकिन हमने कर दिखाया। और थैंक्स टू एंटायर टीम, पूरे के पूरे इन 14 प्लेयर्स ने हम सबका दिल जो है जीता था और हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन किया था। तो चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं। संदीप, आप माशाल्लाह काफी अच्छे एक्टर हैं, और आपकी जो अपनी फार्म हाउस के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। मैंने देखा है कि आप थोड़ा वक्त बिताते हैं, आपको समय मिलता है, आप जाते हैं फार्म हाउस में? जी, एक्चुअली क्या है कि वो फार्म हाउस जो था वो हमारा बहुत मेरे पिताजी ने बनाया है। 95 में वो जगह 90 में वो जगह ली थी जी। और वो एक तरह से हमारा वीकेंड होम हुआ करता था। लेकिन फिर क्या होने लगा कि मेंटेनेंस उसका बहुत, एक फार्म हाउस जब आप रखते हो तो बहुत पैसा खर्च होता है उसको मेंटेन करने में। और तभी ऐसा हुआ था कि मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं आ रहा था, एक लो फेज से मैं जा रहा था। तो मेरे और मेरे वाइफ ने एक दिन डिसाइड किया, मेरे वाइफ प्रेग्नेंट, मैं आपको डेट भी बताता हूँ, जनवरी में 2018 में मेरे बीवी ने मुझे आके कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
तो मेरे लिए वो सबके लिए, पूरे फैमिली के लिए बहुत खुशी का माहौल था। लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था क्योंकि मेरे पास तभी काम नहीं था, और मैं ये सोच में पड़ गया कि यार अभी बच्ची आ रही है तो कुछ ना कुछ तो कैसे गुजारा कैसे किया जाए, पैसे पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। तो हम लोग ने ये डिसीजन लिया था, मैं पिताजी से बात किया कि क्यों ना मैं ये जो हमारा बंगला है, जो अभी थोड़ा सा हम लोग जाते भी नहीं है वहाँ पे, ऐसे ही पड़ा है, तो क्यों ना मैं उसको एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दूं और उसको चलाऊं। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ऑफकोर्स अगर तुझे लगता है कि तू और वाइफ ये सब कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड। तो 2018 में हम लोग ने उसको पूरा रिवैम्प किया। अभी बहुत सारा मतलब कॉटेजेस बनाए हैं, कैंपिंग भी है, और उसको रिवैम्प करके हम लोग ने एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा चल रहा है। और बिकॉज दिल से बनाया है और बहुत उस पर मेहनत की है, बहुत खर्चा किया है, लगाव भी उतना है, तो मैं हफ्ते में 3 बार तो उधर ही होता हूँ। जब भी बुकिंग नहीं रहती है, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं उधर ही जाता हूँ। इनफैक्ट आज ही मैं वहाँ से आया हूँ। मेरा जो पहला डॉग था लकी, वो आज गुजर गया। तो बहुत बीमार था, बहुत दिन से, ओल्ड एज की वजह से। तो मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने कल चला गया था, तो कल पूरा दिन मैं उसके साथ था, और आज मैं वापस आ गया, घर पे पहुंचा और मेरा केयरटेकर का वहाँ से फोन आया कि अरे वो चला गया। तो पर ठीक है, लाइफ गोज ऑन, ये सब चीज़ें होती है लाइफ में। लेकिन बहुत लगाव है फार्म हाउस से, और मुझे एक्चुअली ज़्यादा सिटी से ज़्यादा जंगल में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, नेचर के साथ। इसलिए मैं बहुत जाता रहता हूँ वहाँ पे। क्या बात है। और यही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और ये कहाँ पर है, ये एग्जैक्ट कहाँ पर है रिसोर्ट, आप बताना चाहेंगे कुछ? ये मुंबई से एग्जैक्टली 60 किलोमीटर की दूरी पे है। करजत के थोड़ा पहले चौक करके गांव है वहाँ पे। और क्योंकि मुंबई से बहुत मतलब करीब है, तो मैं जा भी सकता हूँ कभी भी, मतलब अभी भी मैं डिसाइड करूँ जाना है तो जा सकता हूँ। तो एक वो एडवांटेज है। और लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत बहुत प्यार दिया हमें। बुकिंग्स भी बहुत, थैंकफुल, ग्रेस ऑफ गॉड बहुत आ रही है। और मेरे लिए क्या हुआ है कि ये जब से शुरू हो गए, मुझे एक ऑप्शन मिल गया है कि अभी मैं सिर्फ अच्छी फिल्में ही करूं। और क्योंकि पहले क्या होता था, मैंने बहुत बार ऐसी, हर एक एक्टर के लाइफ में ये होता है कि कभी कभी पैसों के लिए भी आपको फिल्म करनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द डे कितना भी आपको पैशन हो किसी भी चीज़ का, बिल तो आपको भरना ही पड़ता है। जो घर के है, बीवी भी होती है, बच्ची भी होती है, तो वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी फार्म हाउस की वजह से मुझे वो एक ऑप्शन मिला है कि मैं सिर्फ अच्छी पिक्चरें कर सकूं। और अगर मुझे एक ऐसी फिल्म ऑफर हुई जो मुझे नहीं करनी है, तो मैं ना बोल सकता हूं आज। और आज मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पैसों के लिए फिल्म करने की ज़रूरत नहीं है। और वो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि अभी मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता है कि मुझे इससे कितना पैसा मिलने वाला है या ये फिल्म कितना पैसा बनाएगी। मुझे ये ख्याल रहता है कि मुझे लोगों को एंटरटेन करना है, मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ इस फिल्म में। तो वो अभी फोकस हो गया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा ऐसे ही आप अच्छे अच्छे रोल करें। चिराग, एक बात और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक पार्टी में शाहरुख खान से मिला था, और उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। यही बात चल रही थी कुछ स्ट्रगल वगल की, और उन्होंने कहा था कि बेटा, इन लाइफ ऑलवेज बिकम रिच फर्स्ट एंड देन बिकम अ फिलोसोफर। तो ये कहीं ना कहीं बात मैं हमेशा मेरे दिमाग में रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही बात कही। और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे रोल करें, अच्छे इंसान रहें, और ऐसे ही हम सबका दिल जीतते रहे, यही हम चाहेंगे। चिराग, एक बात मुझे बताइए, संदीप पाटिल का रोल माशाल्लाह काफी अच्छा आपने निभाया, कपिल देव का रोल काफी अच्छा रणवीर ने निभाया है। तो बताना चाहेंगे उनके लिए कितना टफ था, डायलॉग डिलीवरी जैसे उन्होंने की है। मैंने तो देखा कि उन्होंने डांस भी उनके तरह की है। एक आपने कहा है, एक इंटरव्यू में आपने कहा कि पूरा वैसे ही डांस करते हुए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने कपिल सर को डांस करते हुए देखा है, उनमें से आप हैं। तो जब उनको आपने डांस करते हुए देखा, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो शॉक हो गया। मतलब मैं इनफैक्ट पहला था जो उसको जाके बोला कि यार रणवीर, ये तूने जो पकड़ा है ये कोई जानता नहीं है, मैं ही बोल सकता हूँ कि यार ये तू परफेक्ट पकड़ा। और जो मेहनत उस आदमी ने की है, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे कम मेहनत मैंने की है इस फिल्म में।
क्योंकि मुझे एक एडवांटेज था कि जिस आदमी का रोल मैं कर रहा था वो आदमी मेरे घर में ही रहता है। बाकी जो लोग हैं उनको बहुत बार ऐसा जब किसी शॉट पे अड़ जाते थे या कुछ समझ में, तो उनको फोन करना पड़ता था, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। तो रणवीर तो कपिल अंकल के घर में जाके 1 हफ्ता रहा है, 1 हफ्ता या 10 दिन वो वहां पे जाके रहा है, उनके साथ उठना बैठना खाना गोल्फ खेलना, और इतनी बारीकी से उसने कपिल अंकल की ऑब्जर्वेशन की है, और इसीलिए उतना अच्छा और उतना इजीली उन्होंने उनका किरदार निभाया है। और आप जब पिक्चर जब शुरू हो जाती है आप भूल जाते हो कि रणवीर सिंह है। जी बिल्कुल आप सही कहा। कपिल देव को ही याद रखते हो कि यार ये कपिल देव। और कबीर सर का ये मानना था पहले दिन से कि मुझे बिल्कुल ऐसा ये नहीं है कि आप कपिल देव की तरह या मैं संदीप पटेल की तरह दिखूं, लेकिन जो हमारी वॉकिंग स्टाइल है, बात करने की स्टाइल है, क्रिकेट खेलने की स्टाइल है, जो भी जेस्चर्स हमारे हैं वो संदीप पाटिल की तरह या वो कपिल देव की तरह लगने चाहिए, क्योंकि वो अगर लगेंगे तो लोग कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं यार ये कपिल देव है। और वही बात हमने करने की कोशिश की है, और रणवीर ने तो बहुत बढ़िया है, मतलब इंस्पिरेशनल आदमी है वो। उनसे सीखने के लिए रोज कुछ ना कुछ मिलता है। आज भी उसको देखता हूँ तो यार ऐसे लगता है कैसे ये आदमी इतना काम करता है और कैसे इतनी एनर्जी है उसमें। बहुत ही बढ़िया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि इंसान अच्छा है, बिल्कुल सही, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही सिंपल है। आज भी मैं उसको मैसेज करता हूँ तो ऐसे बात, मेरा अगर दोस्त बचपन का कोई वैसे बात करता है मुझसे, रणवीर सिंह को क्या जरूरत है मुझसे ऐसे बात करने की। मतलब आप अगर देखने जाओ तो बहुत बड़ा स्टार है यार इंडिया का। इनफैक्ट मैं अब तो कहूंगा कि आज की डेट में नंबर 1 स्टार है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर 1 है। और अगर आपने जब रणवीर सिंह की बात की है तो मैंने बहुत बार उनका इंटरव्यू किया है। बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, अगर मीडिया से बातें करते हैं तो मीडिया के अंदर घुस जाते हैं वो। उनको किसी तरह का कोई भय नहीं है, वो फ्रेंडली हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, बातें करने लगते हैं, दूसरी बातों में चले जाते हैं, हर तरह की बात करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू की बात जो है वो शुरू होती है। एनीवे, एक बार फिर से हम इंटरव्यू में आते हैं, और जब आपके साथ बातें हो रही है चिराग, तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि कबीर खान की जब बातें हो रही है, रणवीर सिंह की बातें हो रही है, कबीर खान ने आप लोगों को तो पूरा वैसे ही बना दिया जैसे कि इंडियन टीम उस समय 1983 में थी। उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी वैसे ही बनाया, वेस्ट इंडीज के प्लेयर को भी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ऑडियंस जो है, ऑडियंस भी वैसे रिएक्ट कर रही है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो है वैसे ही नजर आ रहे हैं। बहुत ही टफ था, कुछ कहेंगे? एक डायरेक्टर को मेरे ख्याल से जब आप एक गेम की बात करते हो, आप 83 देखोगे तो पूरी फिल्म में 70% क्रिकेट है। वो क्रिकेट में आपको स्टोरी दिखाना और इंटरेस्टिंग बनाना और पेश करना लोगों के सामने, और फिर लोगों को कन्विंस करना कि ये, हालांकि सब जो दिखाया है वो सारे सच किस्से हैं, जो हुआ था वही दिखाया है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। मतलब मैं एक प्रूफ हूँ कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो आप फिल्म में दिखाया एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही हुआ था, क्योंकि मैं बचपन से ये किस्से सुनते आ रहा हूँ। जब ये लोग सब मिलते हैं, हम जब बच्चे मिलते हैं, यही सब डिस्कशन होता है। तो मेरे तो बाय हार्ट हो गया है पूरा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था स्टार्ट टू एंड, तो वही सब फिल्म में दिखाया है। तो क्रेडिट तो जाता है कबीर खान को, क्योंकि गट्स लगते हैं यार ऐसी फिल्में, ऐसा प्रोजेक्ट डायरेक्ट करना। इतनी बड़ी, इतने सारे पैसे लगे उस पे, इतने सारे लोग जुड़े उसके साथ, बड़े बड़े लोग, तो एक प्रेशर भी रहता है। लेकिन कबीर खान का टेम्परामेंट जो है इतना काम, और मैं कहूँगा कि एक वॉल की तरह है कि कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते, कभी बुरा नहीं मानते किसी चीज का, या कभी टेंशन नहीं उनके चेहरे पे। कभी पूरी 4-5 1 साल में मैंने कभी टेंशन देखा नहीं है कि वो परेशान हो गया किसी बात से। बहुत ही प्लान्ड है, बहुत ही क्लियर है उनको क्या करना है, और इसीलिए ये आउटकम है आज फिल्म का। और खुद ही हीरो की तरह ये टाइप भी लगते भी हैं, किसी हीरो से हाँ, नहीं है देखने में। अरे मुझे तो लगता है कि हम लोग से ज्यादा उनको लड़कियां देखती है। और ये हम हमेशा डिस्कस करते थे बच्चों, हम सब लड़के जब बैठे थे कि यार ये डायरेक्टर तो ठीक है, डायरेक्टर है, लेकिन यार लड़कियां तो उनके पास ज्यादा जा रही है, हमको कोई देख ही नहीं रहा। तो ये बात भी है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो मूवी रिलीज होने के पहले ही चिराग, हमने देखा कि लोगों के दिल को वो छू गई और 24 दिसंबर ये दिन जो है सभी को याद हो गया। प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। बुर्ज खलीफा में जब अपने आप को आपने देखा प्रमोशन के दौरान, कैसा रहा? वो रिएक्शन कैसा रहा? मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस इट, क्योंकि एक 4 साल पहले मैं दुबई गया था और मेरी तब लाइन से 3 फिल्म फ्लॉप हुई थी। और मैं जिनके घर में वहाँ पे मेरे बीवी के साथ हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 2017 दिसंबर 1 दिसंबर हम लोग गए थे, और जहाँ पे हम ठहरे थे हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनका फ्लैट था बराबर बुर्ज खलीफा के सामने। तो उनके फ्लैट में हम ठहरे थे, और मैं जब हम पहुंचे वहाँ पे तो मैं बुर्ज खलीफा को देख रहा था ऐसे, और कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था कि दुबई आए हैं, इधर सब अच्छा है। कहीं ना कहीं एक ये भी था मन में कि यार 3 पिक्चरें फ्लॉप हुई है, आगे क्या होगा पता नहीं। बीवी भी थी साथ में, और उनका जो केयर टेकर था वहाँ पे फ्लैट में, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि सर आप करते क्या हो? तो मैंने उनको कहा था कि यार नहीं, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको क्या बताऊँ, किस भाषा में बताऊँ कि यार मैं एक्टर हूँ, मराठी फिल्में करता हूँ, लेकिन मेरी फिल्में फ्लॉप हुई है। क्योंकि क्या होता है जब आप बोलते हो कि मैं एक्टर हूँ, लोग बोलते हैं अरे कौन सी फिल्मों में काम किया है, कहाँ पे हम देख सकते हैं आपको। तो इमीडिएटली वो चीज़ें आती है, तो मैं थोड़ा सा ये हो रहा था, घबरा रहा था कि इसको क्या बोलूं। लेकिन जब मैंने अपने आप को बुर्ज खलीफा पे देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वही केयर टेकर का मुझे मैसेज आया कि सर मैं आपको देख रहा हूँ सामने। अरे वाह! अरे मेरे सामने आप है, मैं आपको बुर्ज खलीफा पे देख रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो आप कभी उस समय इमेजिन नहीं कर पाते हो कि इतना बड़ा कभी होगा, कि मैं जिस बुर्ज खलीफा को आज देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरा आगे क्या होने वाला है, उसी बुर्ज खलीफा के ऊपर मैं एक दिन दिखूंगा। तो शॉकिंग, मतलब मैं, और मेरे को एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था। हम लोग जब सुबह उठे और सबके मैसेजेस शुरू हो गए कि यार अरे चिराग बुर्ज खलीफा, मतलब क्या है ये बुर्ज खलीफा पे कहा। तो मैंने फिर वीडियो ऑन किया, बोला अरे यार बुर्ज खलीफा पे आ गए यार, तो बहुत ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? हम सब जो हमारा वो नाइट कैप्टन व्हाट्सएप ग्रुप है वही डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है हम लोग के साथ? इतनी बड़ी चीजें हमने कभी सोची नहीं। बट ऑल थैंक्स टू हमारे प्रोड्यूसर्स यार ऑफ दिस फिल्म, और डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स, कि ये पॉसिबल हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है चिराग, आज आपके साथ बातें हो रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये इंटरव्यू जो है 15 मिनट का होगा, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और हम बातें कर रहे हैं। आप शायद बोर नहीं हो रहे होंगे सर? नहीं नहीं यार अभी कहीं ना कहीं जाके लोग मुझसे बात करने लगे। तो इतने सालों की जो भड़ास है मैं भी बाहर निकाल रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चिराग, व्हाट नेक्स्ट, क्या प्लान किया है? क्योंकि 83 रिलीज़ हुई, लोगों को पसंद आ गई, आपका किरदार पसंद आया। अब आप क्या प्लान कर रहे हो सर? फिलहाल तो वेरी ऑनेस्टली अभी तो कोई फिल्म मैंने साइन नहीं की है, या कुछ भी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। 2 फिल्में मेरी मराठी में है जो अटकी पड़ी है कोविड की वजह से, शायद वो इस साल रिलीज हो सकती है। ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामने से लोग बुला रहे हैं कि आके मिल लो। मुझे जाना नहीं पड़ रहा है, ये एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है जो मैं थैंकफुली उस मकाम तक मैं पहुंच चुका हूं कि लोग मुझे बुला रहे हैं आज। तो अभी देखते हैं, अभी ये कोविड भी बहुत वापस फैल गया है, तो सब स्टैंड पे वापस आ गया है। तो अभी मेन फोकस तो वही है कि सेहत का ख्याल रखो, मास्क पहन के रखो, भीड़ में जाओ मत। ये एक बार कोविड का पूरा संकट खत्म हो जाए फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल डिसाइड आपको तो मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो और आप कोलकाता शहर आए और हमारे स्टूडियो में आए। इसी स्टूडियो में बैठ के और भी ढेर सारी बातें होगी। लेकिन चिराग, जब आपको मैंने पाया है और अब इंटरव्यू का दी एंड आने वाला है, फ्यू वर्ड्स फॉर संदीप सर, कुछ आप कहते जाएं। हम सब सुनना चाहेंगे आपसे उनके बारे में। अगर आप कुछ जाते जाते कहते जाएं, मैं कुछ दिखाना चाहूंगा और आप चाहें कुछ कहें। मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जो लाइफ जी है, बहुत कम लोगों को ऐसी, हम हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में रिच बनना है, लेकिन रिच लाइफ किसको कहते हैं? रिच लाइफ उसको कहते हैं कि एक आदमी के लाइफ में कितने सारी चीजें वो आदमी करता है, कितनी सारी एक्सपीरियंसेस से वो आदमी जाता है।
मेरे पिताजी ने ना कि क्रिकेट खेला, वो एक्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने गाना भी गाया है, वो राइटर भी रह चुके हैं, वो षटकार पेपर के एडिटर भी थे, वो इंडिया के कोच भी थे, वो सिलेक्टर भी थे, वो एनसीए के ये भी थे, एनसीए में वो हेड भी थे। इतने सारे करियर, और आज वो पेंटिंग भी करते हैं, करीब करीब 400 से ऊपर पेंटिंग्स उन्होंने कंप्लीट की है। यहाँ पे एक्चुअली उनकी पेंटिंग्स मेरे को है नहीं, लेकिन कभी इन द फ्यूचर मैं दिखाऊंगा आपको। तो इतना सारा काम एक जिंदगी में करना, और ऐसा नहीं है कि हर जो भी काम किया बेस्ट किया, तो ये करना एक इंस्पिरेशन है कि एक आदमी एक जिंदगी में क्या क्या कर सकता है अगर वो अपने आप को चैनलाइज करे और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखे कुछ नया सीखने के लिए हर रोज। आज भी 65 एज है उनका, आज भी वो उतने ही क्यूरियस है, उतनी ही एनर्जी है, उतनी ही सीखने की इच्छा है आज भी। तो जब आप एक लेजेंड की बात करते हो तो लेजेंड ऐसे ही नहीं बनते, उसके पीछे ये सब चीजें भी होती है, इसलिए उनको लेजेंड कहा जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत सीखने के लिए है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पिताजी है वो, और मैं यही कहूंगा कि आई होप हर एक बच्चे को ऐसे पिताजी मिले जिंदगी में। बिल्कुल। तो संदीप सर का पहला रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपको देखा स्क्रीन पे 83 मूवी में? उनका पहला रिएक्शन क्या था? आप वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही मुझे बोला कि नकली असली लग रहा है, इतना ही बोला खाली। तो नकली जो है वो असली लग रहा है, इसलिए पूरी बात जो है वो पता चल गई कि उनको पूरी बात कह दी उन्होंने, और मैं भी समझ गया क्या बोलना था। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच संदीप चिराग हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। ऐसे ही आप खुश रहिए, ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहिए। आने वाले दिनों में एक बार फिर से आपके साथ बातें होगी 83 के सक्सेस के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच चिराग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे नन अदर देन हम सबके फेवरेट चिराग, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। और एक और सितारा के साथ बातें हमेशा की तरह संडे के दिन रविवार की शाम सितारों के नाम में होगी। आप हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीक का इंतजार कीजिए। चिराग पाटिल हमारे साथ थे आज रविवार की शाम सितारों के नाम में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर एंड गुड बाय।